हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश रहा करो। और आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल नर्सेस टेक ऑनलाइन के अंदर एक और वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन के एक एक पॉइंट को डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो, तो लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक अभी कर दो आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। यस डियर, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सक्सेस मंत्र से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो अपना सक्सेस मंत्र वो क्या है? अपॉर्चुनिटीज डजंट हैपन, यू हैव टू क्रिएट देम बाय हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट नहीं होती, आपको उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करते रहिए, अभी आपके पास टाइम है, मेहनत करते रहेंगे और जो आपका जो गोल है, लक्ष्य है, उसको आप इजीली प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए इसी मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे डियर। यस डियर, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइपरटेंशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है डियर? हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, ये कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन। इसको आगे और डिस्कस करेंगे। देन हाइपरटेंशन को हम लोग साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन जनरली क्या होता है, जब तक बीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा होता है, 170 180 200 mm ऑफ एचजी तक सिस्टोलिक प्रेशर नहीं पहुंच जाता है, तब तक जो है पर्सन को जनरली पता भी नहीं चल पाता है और उसके ऑर्गन जो है धीरे धीरे डैमेज होते रहते हैं इसकी वजह से। इसलिए इसे साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है डियर। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाइपरटेंशन को जो है साइलेंट किलर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, एक डिजीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोकोमा, उसको हम लोग साइलेंट थीफ ऑफ द आई बोलते हैं। साइलेंट थीफ ऑफ द आई, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बड़ों में जो है साइलेंट किलर डिजीज होती है हाइपरटेंशन, जबकि चाइल्ड के अंदर जो साइलेंट किलर डिजीज होती है दैट इज हाइपोथर्मिया। दैट इज हाइपोथर्मिया। यस डियर, तो ये तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं आपको। साइलेंट किलर डिजीज बड़ों में कौन सी होती है? हाइपरटेंशन। बच्चों में कौन सी होती है? हाइपोथर्मिया, यानी टेम्परेचर कम हो जाना। और ग्लूकोमा को अपन किस नाम से जानते हैं डियर? साइलेंट थीफ ऑफ द आई के नाम से जानते हैं। और ग्लूकोमा पे अपने चैनल के ऊपर, नर्सेस टेक ऑनलाइन चैनल के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर देखना। अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ओपन एंगल, क्लोज एंगल, सारा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो हर एक पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है डियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज हाइपरटेंशन। तो ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर जो होता है, यस डियर, नॉर्मल जो बीपी होता है एडल्ट में 120/80 mm ऑफ एचजी होता है। यस डियर, तो ये जो 120 है इसको हम लोग बोलते हैं डियर सिस्टोलिक बीपी, यानी जब वेंट्रिकल ब्लड पंप करते हैं उस टाइम पे जो फोर्स से ब्लड जाता है आर्टरीज के अंदर, वो कहलाता है सिस्टोलिक बीपी। और जब वेंट्रिकल डायस्टोल होते हैं उस टाइम पे आर्टरी में ब्लड तो प्रेजेंट रहेगा, तो उस ब्लड की वजह से जो फोर्स होता है दैट इज डायस्टोलिक बीपी। दैट इज डायस्टोलिक बीपी। तो ये दो टाइप के बीपी होते हैं। देन हाइपरटेंशन क्या कहलाएगा? if blood pressure is greater than 140/90 mm of Hg, 140/90 mm of Hg से ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो जाए डियर, तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना। इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट अपने पास आ गए यहाँ पे 2, और ये थर्ड पॉइंट अपने पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं डियर। नेक्स्ट अपन लोग बात करेंगे नॉर्मल बीपी। अलग अलग एज ग्रुप में नॉर्मल बीपी कितना होता है, देन आफ्टर हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए न्यू बोर्न, यस अभी नॉर्मल बीपी की बात कर रहे हैं अपन, यस ठीक है, तो न्यू बोर्न में अगर आपसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो दैट इज 60/40। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट है, याद रखना। न्यू बोर्न में काफी बार पूछा जाता है कि कितना होता है, 60/40 mm ऑफ Hg। देन नेक्स्ट बात करें, अगर इन्फेंट के अंदर पूछा जाए, इन्फेंट मींस होता है 1 ईयर तक का चाइल्ड, तो उसमें अगर पूछा जाए तो नॉर्मल बीपी होता है दैट इज 90/60 mm ऑफ Hg। यस डियर। देन नेक्स्ट बात करें चाइल्ड के अंदर, बात करी जाए चिल्ड्रन के अंदर अप टू 12 ईयर, इंडिया के अंदर 12 साल तक के को चाइल्ड की कैटेगरी के अंदर पीडियाट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं। यूएसए में 8 साल तक को चाइल्ड की कैटेगरी में माना जाता है। तो चाइल्ड के अंदर अगर बीपी पूछा जाए तो वो स्लाइटली इन्फेंट से ज्यादा होता है, दैट इज 95/65 mm ऑफ Hg। यस डियर। नेक्स्ट बात करें एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर अगर बीपी की बात करें तो अब हम लोग हमेशा से पढ़ते हैं 120/80
mm of Hg। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल बीपी एडल्ट बीपी से थोड़ा सा डाउन होता है, दैट इज 110/70 mm ऑफ Hg। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बीपी क्या रहता है, डाउन रहता है। इसके अलावा ओल्ड एज के अंदर पूछा जाए आपसे, ओल्ड एज, यस, ओल्ड एज का मीन 60 ईयर से ऊपर की एज के अंदर बीपी कितना हो जाता है, तो दैट इज 135/85 mm ऑफ Hg। यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे बीपी का अमाउंट भी क्या हो रहा है, नॉर्मल बीपी का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एज का जो फैक्टर होता है बीपी के साथ कैसा रिलेशन दिखता है डियर, बीपी यहाँ पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एज। यस, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बीपी का जो है नॉर्मल वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि न्यू बोर्न में 60/60/40 था और यहाँ पे ओल्ड एज में कितना हो गया डियर, 135/85 नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बीपी की बात। ऐसे एक और यूनिट होती है बीपी की, दैट इज किलो पास्कल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं डियर, किलो पास्कल। यस, तो किलो पास्कल को शॉर्ट में कपा के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 7.5 mm ऑफ Hg। ध्यान रखना काफी बार जो है नॉर्मल बीपी किलो पास्कल के अंदर भी पूछ लेते हैं। तो नॉर्मल बीपी mm ऑफ Hg में कितना होता है डियर, नॉर्मल बीपी mm ऑफ Hg में कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। यस डियर, बट नॉर्मल बीपी किलो पास्कल में कितना होगा, तो हमें पता है 1 किलो पास्कल में 7.5 mm Hg होता है। तो इन दोनों को 7.5 से क्या कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे। तो 120 को 7.5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 16 आएगा, और 80 को करेंगे तो ऑलमोस्ट 11 आएगा किलो पास्कल। यस डियर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, काफी बार पूछा हुआ है। किलो पास्कल में जो है बीपी कितना होता है डियर, 16/11 किलो पास्कल होता है। ठीक है, अब आपके लिए एक टास्क है, आपको बताना है कि न्यूबॉर्न का जो बीपी है जो कि कितना होता है, 60/40 mm ऑफ Hg होता है। तो एक किलो पास्कल में कितना होगा, तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आप लोग ट्राई करना है, इसका आंसर आप लोग दे, आशा करता हूं। देन नेक्स्ट बात करते हैं डियर। यस, तो हाइपरटेंशन क्या होगा, इनसे ज्यादा अगर बीपी हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाता है डियर, हाइपरटेंशन की कंडीशन कहलाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यस, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। तो वेरियस टाइप्स आर देयर, हाइपरटेंशन के जो है बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप है, तो पहला टाइप दैट इज प्री हाइपरटेंशन स्टेज। ये क्या कहलाता है, ये एक हाइपरटेंशन नहीं है, बीपी बढ़ा हुआ नहीं कहलाएगा। ये वो स्टेज होती है बिटवीन नॉर्मल बीपी एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन और नॉर्मल बीपी के बीच में जो स्टेज होती है वो स्टेज क्या कहलाएगी डियर, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कहलाती है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम पे पढ़ा था कि बीपी कितना हो जाता है डियर, अगर 140/90 से ज्यादा हो जाए तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन बोलते हैं। जबकि नॉर्मल बीपी कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो चीज क्या कहलाएगा डियर, प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन कहलाएगा। जैसे सिस्टोलिक बीपी है 121 से 139 अपॉन, और डायस्टोलिक बीपी है 81 से 89 mm ऑफ Hg। इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, प्री हाइपरटेंसिव स्टेज कहेंगे। फिर 140/90 से अबव को तो अपन क्या कहेंगे डियर, हाइपरटेंशन कहेंगे। और हाइपरटेंशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन। व्हाट आर दिस, देन स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहलाता है डियर। प्री हाइपरटेंशन से नेक्स्ट स्टेज जो कि हाइपरटेंशन ही होता है, जिसके अंदर अपन लोग बात करें, अगर बीपी 140 टू 160, सिस्टोलिक बीपी कितना हो जाए, 140 से 160 बटा डायस्टोलिक बीपी कितना हो जाए डियर, डायस्टोलिक बीपी अपने पास हो जाएगा 90 to 100 mm ऑफ Hg। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे अपन लोग क्या बोलेंगे डियर, स्टेज 1 हाइपरटेंशन इसे बोलेंगे। इससे ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहेंगे। तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन क्या कहलाएगा डियर, बीपी ग्रेटर देन 160। यस, 160 तक तो यही था, 160 से ज्यादा और 100 तक ये था, तो ये 100 से अबव। तो 160/80 mm ऑफ Hg से अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए डियर, ये साइन होता है ज्यादा का। ठीक है डियर, ध्यान रखना, ज्यादा हो जाए तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे, स्टेज 2 हाइपरटेंशन के अंदर कैटेगराइज करेंगे।
देन नेक्स्ट बात करते हैं डियर अदर टाइप्स। थर्ड जो टाइप होता है इसका, अभी तक अपन ने दो टाइप पढ़े इसके, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। देन थर्ड जो टाइप है दैट इज हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। यस, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी किसको आप लोग कहेंगे? तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होगा डियर? यस, तो यहाँ पे अपन ने स्टेज 1 हाइपरटेंशन पढ़ा था, जो कि कितना था डियर? स्टेज 1 था 160/80 से अबव। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहेंगे अपन लोग अगर बीपी हो जाए ग्रेटर देन 180 बाय, जैसे ये अपन ने बात किया था ये था 100 से ज्यादा, तो 180/100 mm ऑफ Hg से अगर ज्यादा हो जाए तो उसे अपन लोग क्या कहेंगे डियर? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। क्राइसिस किसे कहेंगे? क्राइसिस का मतलब बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाए, तो क्राइसिस कहेंगे इफ ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन, बीपी ज्यादा हो जाए, कितने से ज्यादा डियर? ध्यान रखना नीचे वाला वैल्यू हो जाए 120। यस, नॉर्मली जो ऊपर वाला वैल्यू होता है दैट इज सिस्टोलिक बीपी, वो होता है 120, बट डायस्टोलिक बीपी 120 से ज्यादा हो जाए और ऊपर वाला बीपी 200 या उससे ज्यादा, 180 भी हो तो भी नीचे वाले पे फोकस करना आपको, नीचे वाला 120 से ज्यादा हो गया और ऊपर वाला 180, 200 या 250, 220 कितना भी हो जाए, बट नीचे वाला वैल्यू है वो कितने से ज्यादा हो जाना चाहिए डियर? 120 से ज्यादा हो जाना चाहिए। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे? हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहेंगे। ये भी वैल्यू mm ऑफ Hg में डियर। तो ध्यान रखना हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब if diastolic BP above 120 and systolic BP above 180 और above, 180, 200, 220, 240 इससे ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो आई थिंक समझ में आ रहे होंगे टाइप्स आपको इजीली। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। यस डियर, नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन। तो गोल्ड ब्लड एक साइंटिस्ट का नाम होता है डियर, इट इज साइंटिस्ट नेम। यस, तो गोल्ड ब्लड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि अगर किसी पर्सन को, यस क्या बताया था इन्होंने? इफ एनी पर्सन हैज रीनल स्टेनोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, रीनल आर्टरी में अगर किसी को स्टेनोसिस है तो उस पर्सन में क्या होगा? दैट causes hypertension। यस डियर, तो ये जो गोल्ड ब्लड जो हाइपरटेंशन है वो क्या कहता है? अगर किसी पर्सन को रीनल आर्टरी के अंदर अगर स्टेनोसिस हो जाए, नैरोविंग हो जाए, स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है डियर? नैरोविंग। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? नैरोविंग। आर्टरी क्या हो गई? पतली हो गई, नैरो हो गई, जिससे ब्लड जो है किडनी तक नहीं जा पा रहा है, तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन उस पर्सन को हो जाएगा और इस हाइपरटेंशन को अपन बोलते हैं गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन। तो अब ये क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डियर। तो ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं दीज आर किडनीज, और ये किडनी के अंदर क्या है? यहाँ पे ये वाला पार्ट जो क्या है? एओर्टा। और कौन सा एओर्टा डियर? एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा होता है, और एब्डोमिनल एओर्टा से दीज आर रीनल आर्टरी। यस डियर, तो ध्यान रखना रीनल आर्टरी सप्लाई करती है किसके अंदर? किडनी के अंदर। और रीनल आर्टरी में अगर यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए या स्टेनोसिस हो जाए, जिस वजह से ये ब्लड जो है प्रॉपर नहीं जा पाता है, दोनों साइड में अगर ये स्टेनोसिस हो गया तो ब्लड यहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? पर्सन में हाइपरटेंशन हो जाता है। ये चीज ध्यान में रखना आपको। और एक पॉइंट, क्यों हाइपरटेंशन होता है, इसका क्या कारण है? यस डियर, तो ध्यान रखना अपना जो टोटल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पर मिनट 5 लीटर पर मिनट ब्लड जो है पंप करने का काम करता है डियर लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसमें से अराउंड 20 से 22%, यस वेरी मच अमाउंट 20 से 22% जो है किडनी को जाता है। किसको जाता है डियर? किडनीज को जाता है। किसका? 5 लीटर का 20 से 22% किसको जाता है? किडनी को। अब सोचिए रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो गया तो ब्लड फ्लो जाएगा नहीं, जो कि 20 से 22% आप निकालो तो लगभग 5 लीटर का अगर निकालो तो लगभग 1100 ml के समथिंग, 1100-1200 ml ब्लड ये होता है डियर। अब सोचिए इतना सारा ब्लड जो किडनी में जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, तो इस वजह से जो फोर्स है वो कहाँ पे बढ़ेगा? एओर्टा के ऊपर बढ़ेगा, अदर आर्टरीज पे बढ़ेगा, और उस पर्सन को धीरे धीरे क्या डेवलप हो जाएगा डियर? हाइपरटेंशन डेवलप हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाने की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ जाना, इट इज नोन एज गोल्ड ब्लड हाइपरटेंशन।
और रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस कब कब हो जाता है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस किस कंडीशन में हो जाता है डियर? यस डियर, तो रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टाकायासु डिजीज। यस डियर, इस डिजीज के अंदर रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाता है। इट इज डिजीज ऑफ अओर्टा, इट इज डिजीज ऑफ अओर्टा एंड ब्रांचेज। अओर्टा और उसकी ब्रांचेज के अंदर क्या हो जाता है डियर? स्टेनोसिस डेवलप हो जाता है। इस डिजीज को अपन बोलते हैं टाकायासु डिजीज के नाम से इसको अपन जानते हैं डियर। तो इस कंडीशन में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगा, और जब और भी अगर किसी कंडीशन से रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो जाएगा तो उस पर्सन में हाइपरटेंशन इंक्रीज यानी बीपी उसका इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो फिनोमिना वो किसने दिया था? गोल्डब्लेट ने दिया था। और इस वजह से इस हाइपरटेंशन को अपन किस नाम से जानते हैं डियर? गोल्डब्लेट हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं डियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो टाइप है दैट इज रीबाउंड हाइपरटेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीबाउंड? तो रीबाउंड का मतलब होता है डियर एक्शन के अगेंस्ट एक्शन होना। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर मैं दीवार पे एक पत्थर को मारूं तो वो पत्थर थोड़ा सा क्या होगा? एक्शन होगा। ऐसे ही रबर की बॉल को जमीन पे अगर मैं टिप्पा खिलाऊं तो वो ऊपर उछलेगी, तो वो चीज क्या कहलाता है? रीबाउंड कहलाता है। तो रीबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन मेडिसिन ले रहा है बीपी को कंट्रोल करने वाली, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो वो उनको अचानक से छोड़ दे तो बीपी अचानक से बूस्ट हो जाएगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है? रीबाउंड हाइपरटेंशन कहलाती है। तो ध्यान रखना, इफ अ पर्सन सडनली स्टॉप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, बीपी को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन वो पर्सन लेता है और अचानक से वो उन बीपी की मेडिसिन को क्या कर दे? लीव कर दे, नहीं ले, तो उस कंडीशन में बीपी अचानक से शूट आउट हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रीबाउंड हाइपरटेंशन डियर। ध्यान रखना। और इसी नाम से एक टेंडरनेस भी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस, तो रिबाउंड टेंडरनेस वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर। ध्यान रखना, रिबाउंड टेंडरनेस सिम्टम होता है आपका अपेंडिसाइटिस का। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाए उस कंडीशन के अंदर रिबाउंड टेंडरनेस देखी जाती है। तो जब अपेंडिसाइटिस अपन पढ़ेंगे तो इसको दोबारा से अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ध्यान रखना, अभी अपेंडिसाइटिस का साइन होता है रिबाउंड टेंडरनेस। और रिबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? अगर एक पर्सन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ले रहा है वो अचानक से उसको क्या कर दे? विड्रॉ कर दे, इस वजह से उस पर्सन के अंदर क्या होने लग जाएगा डियर? बीपी शूट आउट हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रिबाउंड हाइपरटेंशन डियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है डियर? तो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, नॉर्मली ये जो हाइपरटेंशन है वो अननोन होता है, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो किसी अदर कंडीशन की वजह से बीपी इंक्रीज हो जाना, उसे अपन लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है। तो इट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है डियर? अननोन। अननोन, इडियोपैथिक और अननोन। और 90% केसेस में, 90% केसेस में कौन सा होता है? प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है, जिसका कोई कारण पता नहीं होता है डियर। ध्यान रखना। और ये मोस्टली जो है ओल्ड एज के अंदर ये जनरली देखा जाता है डियर। ध्यान रखना, ओल्ड एज के अंदर ये जनरली देखा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन कौन सा होता है, तो वो भी कौन सा होगा? प्राइमरी हाइपरटेंशन। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। यस डियर, इट इज प्राइमरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी क्या होगा? इट कॉज्ड ड्यू टू अदर कंडीशन। अदर कंडीशन या अदर डिजीज की वजह से अगर बीपी बढ़ जाता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे डियर? सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। सच एज स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, इसके अलावा हाई सॉल्ट डाइट, हाई फैट डाइट,
हाई फैट डाइट, ये सभी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया है, तो ये भी एक अदर कंडीशन हो गई हार्ट के अलावा, तो उस वजह से इसको सेकेंडरी में कैटेगराइज करेंगे। या फिर रीनल फेलियर, किडनी फेल हो जाए तो यूरिन आउटपुट पास नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बॉडी के अंदर बढ़ा रहेगा, जिससे बीपी जो है हाइपरटेंशन में बदल जाता है। रीनल फेलियर एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो जाते हैं अपने पास। इसके अलावा ओबेसिटी, ये भी एक कारण इसका हो सकता है। तो ये सभी कॉजेज हो जाते हैं आपके सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर, डियर ध्यान रखना। तो ये अदर कॉजेज की वजह से अगर बीपी हाई हो तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और ये अप्रोक्स 10% केसेज में होता है, क्योंकि 90% में कौन होता है डियर, प्राइमरी हाइपरटेंशन ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दिस व्हाट आर द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। तो कॉजेज क्या है यहाँ पे, व्हाट आर द कॉजेज। यस डियर, तो ध्यान रखना, अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर हो जाए तो उस वजह से हाइपरटेंशन उस पर्सन को हो सकता है। या फिर किसी पर्सन को एक्सेसिव या फिर रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाए तो भी बीपी क्या हो सकता है डियर, बूस्ट हो सकता है। या फिर किसी पर्सन के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, इस केस में भी क्या होगा, बीपी का अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाता है डियर। तो ध्यान रखना, इन सभी कारण में बीपी इंक्रीज हो जाता है। अदर जो है वो सभी रिस्क फैक्टर कहलाते हैं। यस, तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर डियर, रिस्क फैक्टर्स। तो रिस्क फैक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपन। फर्स्ट आर modifiable risk factor and second are non modifiable रिस्क फैक्टर, यानी ऐसे रिस्क फैक्टर जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और ऐसे रिस्क फैक्टर जिनको चेंज नहीं किया जा सकता वो कहलाएंगे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो मॉडिफाइबल में आ जाएंगे जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई फैट, हाई सॉल्ट, यस, डायबिटीज मेलाइटस, इस कंडीशन में भी ये हो सकता है। इसके अलावा अदर कॉजेज भी हो जाएंगे। नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज जो अपने पास आते हैं, दीज आर एज। यस डियर, जैसा कि हमने देखा था आज ही की फर्स्ट स्लाइड के अंदर कि एज जैसे जैसे बढ़ती है बीपी वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो दीज आर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। देन सेकंड बात करें, जेंडर, मेल में स्लाइटली ज्यादा होता है फीमेल की तुलना में। इसके अलावा हेरिडिटी, अगर फैमिली हिस्ट्री के अंदर हेरिडिटी या फैमिली हिस्ट्री, ये कहलाते हैं आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। तो अगर फैमिली हिस्ट्री में है हाइपरटेंशन तो आगे भी उनके बच्चों को भी हाइपरटेंशन होने का रिस्क होता है। दीज आर मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल में जैसे किसी को ओबेसिटी है, मोटापा है, ठीक है डियर, या फिर हाई बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स अगर ज्यादा है तो उस केस में भी क्या हो जाएगा डियर, हाइपरटेंशन होने का रिस्क फैक्टर होता है। तो दीज आर मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। इतना सा ध्यान रखना है, इनमें से कभी आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा मॉडिफाइबल और कौन सा नॉन मॉडिफाइबल होता है डियर। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे हाइपरटेंसिव कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर हमने कवर किए। देन हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन। कौन कौन से क्लिनिकल फीचर या साइन होते हैं बीपी बढ़ने के। यस डियर, तो सबसे पहले बात करते हैं, यस डियर, तो बीपी जब भी बढ़ेगा उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है इसका, दैट इज ऑक्सीपिटल हेडेक। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सन को ऑक्सीपिटल पीछे के एरिया में, हेड के पीछे के एरिया में क्या होगा, सरदर्द होना स्टार्ट हो जाएगा डियर। तो ध्यान रखना, अगर ऑक्सीपिटल हेडेक किसी पर्सन को रहता है तो वो किसका साइन है डियर, हाइपरटेंशन का साइन है। देन सेकंड बात करते हैं डियर, नेक्स्ट होता है उस पर्सन को ब्लर विजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लर विजन।
स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू ऑप्टिक डिस्क एडिमा। यस डियर, ऑप्टिक डिस्क में क्या हो जाएगा, एडिमा। ऑप्टिक डिस्क वो डिस्क कहलाती है जहां से आपकी सेकेंड क्रेनियल नर्व विच इज आपकी ऑप्टिक क्रेनियल नर्व जो है आई बॉल में इंसर्ट होती है पीछे की साइड से, दैट इज ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, इस कंडीशन को अपन पेपिलोडेमा के नाम से भी जानते हैं। पेपिलोडेमा किसे कहेंगे, ऑप्टिक डिस्क एडिमा को हम लोग क्या बोलते हैं डियर, पेपिलोडेमा बोलते हैं। इसके अलावा अगर बीपी ज्यादा रहता है पर्सन को तो उसमें बार बार में नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज एपिस्टैक्सिस। यस डियर, नोज ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीड फ्रीक्वेंटली, उस पर्सन में बार बार में नोज ब्लीड वहां पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक साइन हो सकता है डियर, ध्यान रखना। इसके अलावा उस पर्सन के अंदर क्या होगा डियर, कार्डियक सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि हम लोग बात करें टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया होगा उस पर्सन के अंदर, पाल्पिटेशन होगा। यस डियर, लास्ट क्लास में मैंने पाल्पिटेशन की डेफिनेशन बताई थी। पाल्पिटेशन क्या होता है, एबनॉर्मल हार्ट रेट का अपन को खुद को महसूस होना, यानी अवेयरनेस ऑफ एबनॉर्मल हार्ट बीट, ऑन एबनॉर्मल हार्ट बीट इज नोन एज पाल्पिटेशन डियर। ठीक है, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट जो साइन आते हैं दैट इज फिफ्थ, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्गन विच इज एबनॉर्मल इन हाइपरटेंशन, तो आपका आंसर होना चाहिए दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही तो पंप करता है एओर्टा के अंदर ब्लड को। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल पे प्रेशर बढ़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो जाएगी डियर, हाइपरट्रोफी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल इज फर्स्ट ऑर्गन दैट इज अफेक्टेड इन हाइपरटेंशन। तो इट इज फर्स्ट ऑर्गन that affected in hypertension, हाइपरटेंशन में अफेक्ट होने वाला पहला ऑर्गन होता है। देन आगे बात करते हैं लेट साइन ड्यू टू कंपनसेशन, यहाँ पे पर्सन को ओलिग्यूरिया भी डेवलप हो जाता है। तो दीज आर सम कॉमन साइन that are associated with hypertension। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक साइन होते हैं आपके ऑक्सीपिटल, ब्लर विजन और एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डियर, पीएनआर प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ध्यान रखना, जब भी पर्सन को हाइपरटेंशन होता है तो वहां पे क्या चीज मॉनिटर किया जाना चाहिए, ध्यान रखना, आई यानी विजन एंड रीनल फंक्शन should be monitored, renal function should be monitored। तो ध्यान रखना, हाइपरटेंशन के केस में डियर विजन और रीनल फंक्शन जो है मॉनिटर किया जाना प्राइमरी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, स्टार पॉइंट है। देन तो these are sign, occipital headache, blurred vision, nosebleed, tachycardia and palpitation, left ventricular hypertrophy and late sign is oliguria dear। ठीक है, तो these are sign। देन बात करेंगे अपन आगे जो पढ़ेंगे, अगला साइन आता है, चूंकि यहाँ पे मैंने बताया ऑप्टिक डिस्क पे क्या होता है डियर, यहाँ पे एडिमा डेवलप हो जाता है, पेपिलोडेमा डेवलप हो जाता है। इस वजह से धीरे धीरे जो आपकी रेटिना होती है, रेटिना वाला पार्ट भी क्या होने लग जाएगा डियर, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगला जो सिम्टम है दैट इज, ये वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है डियर ऑप्थेल्मोस्कोप से, ऑप्थेल्मोस्कोपी। यस, ध्यान रखना डियर। तो ऑप्थेल्मोस्कोप से रेटिना का विजुअलाइजेशन है, रेटिना का क्या है डियर, विजुअलाइजेशन है। रेटिना को इस तरीके से देखा जाता है। तो रेटिना के ऊपर इस तरीके से क्या होगा डियर, ड्यू टू हाइपरटेंशन क्या होगा, कॉटन वूल लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन वूल लाइक स्पॉट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन वूल लाइक स्पॉट किस में बन जाते हैं डियर, हाइपरटेंशन के अंदर बन जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी पर्सन को हाइपरटेंशन रहेगा, धीरे धीरे क्रोनिक स्टेज के अंदर उस पर्सन में रेटिनोपैथी, तो ये स्पॉट क्यों बन रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यू टू
ड्यू टू रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी की वजह से क्या बन जाते हैं डियर, रेटिना डैमेज होने की वजह से रेटिना के ऊपर जो है स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं, और दीज आर नोन एज कॉटन वूल स्पॉट। ध्यान रखना एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पे, क्वेश्चन पॉइंट है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर रोथ स्पॉट देखे जाते हैं, रोथ स्पॉट देखे जाते हैं रेटिना के ऊपर ही। कौन से स्पॉट देखे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर क्या होगा डियर, रोथ स्पॉट देखने को मिलते हैं रेटिना के ऊपर। ऐसे ही एक डिजीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टे सैक डिजीज, उसमें जो है चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पॉइंट लिख देता हूं, चेरी रेड स्पॉट ऑन रेटिना ड्यू टू टे सैक्स डिजीज। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट हाइपरटेंशन से रिलेटेड नहीं है। हाइपरटेंशन से जो रिलेटेड है वो ऑप्थेल्मोस्कोपी में रेटिना को विजुलाइज करेंगे तो क्या दिखाई देंगे डियर, कॉटन वूल लाइक स्पॉट दिखाई देते हैं। और कारण क्या है इसका, ड्यू टू रेटिनोपैथी। इसके अलावा रेटिना से रिलेटेड दो स्पॉट और होते हैं, एक को अपन बोलते हैं डियर रोथ स्पॉट के नाम से, जो कि किस में मिलता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलता है। एंडोकार्डाइटिस आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको। और दूसरे जो है चेरी रेड स्पॉट दिखाई देते हैं, वो किसमें, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है डियर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, न्यूरॉन्स का डिसऑर्डर होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं टे सैक डिजीज बोला जाता है, ठीक है। डीमाइलिनेशन एंड न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है टे सैक डिजीज, इसको भी न्यूरोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है डियर। तो ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखने आपको साथ साथ में। तो रेटिना के 3 स्पॉट मैंने बताया, पहला कॉटन वूल लाइक स्पॉट जो कि हाइपरटेंशन में होता है, सेकंड रोथ स्पॉट जो कि एंडोकार्डाइटिस में होता है, और थर्ड चेरी रेड स्पॉट जो कि टे सैक डिजीज के अंदर होता है। इसके अलावा आई से रिलेटेड एक और स्पॉट होता है जिसे हम लोग इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ही पूछा जाता है, दैट इज बिटोट स्पॉट, दैट इज बिटोट स्पॉट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या डियर, बिटोट स्पॉट। तो बिटोट स्पॉट होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। काफी बार ये पूछा जाता है ईएसआईसी जैसी एग्जाम्स के अंदर कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी या बिटोट स्पॉट किसकी कमी से होते हैं डियर, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। और ये बनते कहाँ पे डियर, ध्यान रखना, साइड टू कंजक्टाइव, सॉरी साइड टू यस, बनते कहाँ पे है ये, साइड टू कॉर्निया, कॉर्निया के साइड में बनते हैं। तो ये आपको आई का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये आपका जो ब्लैक पार्ट है दैट इज कॉर्निया पार्ट, और कॉर्निया के साइड के अंदर जो है ये व्हाइट जो पार्ट होता है डियर, स्क्लेरा पार्ट होता है। ये पार्ट कौन सा होता है, व्हाइट वाला स्क्लेरा। तो स्क्लेरा वाले साइड से अगर विजन को अपन इस तरीके से आंखों को देखेंगे तो स्क्लेरा के ऊपर इस जगह पे एक ट्रायंगुलर शेप जो है एक स्पॉट दिखाई देता है, उभरा हुआ एलिवेटेड स्पॉट दिखाई देता है, और अलग से स्क्लेरा पे दिखाई देता है। तो इस स्पॉट को अपन बोलते हैं डियर बिटोट स्पॉट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपको आई थिंक क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, दैट इज कॉर्निया पार्ट। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट और इट इज ऑल्सो डोनेटिंग पार्ट ऑफ द आई। जब भी आई डोनेट करी जाती है तो कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, पूरी आंखों को डोनेट डियर नहीं करते हैं। यस डियर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे साइन एंड सिम्टम्स, सो दीज आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। इसके अलावा आई से रिलेटेड, रेटिना से रिलेटेड कॉटन वूल स्पॉट ड्यू टू रेटिनोपैथी। यस डियर, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अभी का अभी लाइक कर दो, फिर आप लोगों को आगे बढ़िए। यस, तो लाइक कर दिया होगा आप लोगों ने, जो थंब का आइकन है उसको लाइक जरूर कर देना ताकि मोटिवेशन बना रहे। यस डियर, तो नेक्स्ट जो अपने चैनल का नाम है वो है नर्सेस टेक ऑनलाइन, और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है जिसके ऊपर मैं इन वीडियोस की नोट्स भी जो है पीडीएफ नोट्स भी वहां पे शेयर करता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं इस चैनल को। यस डियर, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। यस, तो नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरटेंशन। अगर किसी पर्सन को प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय से हाइपरटेंशन है डियर, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डियर। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बात करें
दिस इज हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक। यस डियर, तो स्ट्रोक आप न्यूरोलॉजी में पढ़ते हैं, दो टाइप का होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इस्चेमिक में तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन में कोई क्लोट आ जाए, और हेमरेजिक में क्या होता है, ब्रेन के ब्लड सर्कुलेशन में आर्टरी रप्चर हो जाए। तो जैसे ही हाइपरटेंशन होगा, आर्टरी रप्चर होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए हेमरेजिक स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, तो क्या कारण होता है डियर, हाइपर टेंशन। तो हेमरेजिक स्ट्रोक की जो है इट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर टेंशन। देन सेकेंड इसमें क्या होगा डियर, ध्यान रखना, दैट इज ऑप्टिक, सॉरी, सेकेंड होगा रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी। यस डियर, अभी अभी बताया कॉटन वूल स्पॉट जो है रेटिना पे बन जाते हैं, और रेटिना धीरे धीरे डैमेज होना भी स्टार्ट हो जाती है। साथ में क्या हो सकता है, पर्सन को विजन लॉस हो सकता है। क्या हो सकता है डियर, विजन लॉस हो सकता है एज ए कॉम्प्लिकेशन। थर्ड जो इसका इफेक्ट आता है वो क्या आएगा डियर, फ्रीक्वेंट एंड एक्सेसिव नोज ब्लीडिंग। फोर्थ जो इसका कॉम्प्लिकेशन होगा डियर, दैट इज हार्ट फेलियर एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी उस पर्सन को हो सकता है डियर। और साथ में क्या होगा, प्लस क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, यस वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट बात करें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डियर, रीनल फेलियर। धीरे धीरे, चूंकि हम लोगों ने शुरू की फर्स्ट लाइन थी कि हाइपरटेंशन को बोलते हैं साइलेंट किलर ऑफ द बॉडी या ह्यूमन, तो साइलेंट किलर डिजीज बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस पर्सन में अचानक से एक दिन कॉम्प्लिकेशन के रूप में क्या होगा, रीनल फेलियर भी पर्सन को हो जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी में बढ़ेंगे और पर्सन की डेथ आगे हो जाती है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन किसकी वजह से हो सकते हैं डियर, हाइपरटेंशन की वजह से ये सारे कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। और भी होते हैं बट ये इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैंने यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया डियर। देन नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे किया जाए हाइपरटेंशन का। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे करोगे हाइपरटेंशन को। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है डियर, यस डियर, रेगुलर एक्सरसाइज। सेकेंड बात करें लो फैट डाइट। थर्ड बात करें लो सोडियम डाइट, सोडियम या फिर सॉल्ट डाइट। यस डियर, ये चीजें अपन को ध्यान रखनी है, ये एज ए प्रिवेंशन अपन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सोडियम या सोल्ट इंटेक कितना होना चाहिए एक हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं मैं। पहला बात करता हूँ नॉर्मल पर्सन, और दूसरा बात करेंगे एक हाइपरटेंशन का पर्सन। शॉर्ट में HTN लिख रहा हूँ, समझ जाना हाइपरटेंशन लिख रहा हूँ। यस डियर, तो WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन जिसको हाइपरटेंशन नहीं है उस पर्सन को नॉर्मल जो सॉल्ट इंटेक होता है डियर, सॉल्ट जो होता है वो लेना चाहिए 5 ग्राम पर डे। कितने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए डियर उसको, नॉट मोर देन 5 ग्राम पर डे से ज्यादा उसको सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। बट अगर सॉल्ट पूछा जाए तो 5 ग्राम, बट सोडियम पूछा जाए कि सोडियम कितना लेना चाहिए उसको डियर, कई बार क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, सॉल्ट की जगह सोडियम पूछ लेते हैं और ऑप्शन में 5 ग्राम होता है, अपन टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है डियर। यस, तो सोडियम कितना लेना चाहिए अपन को ये ध्यान रखना है। तो सोडियम, चूंकि सोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है डियर, NaCl। क्या होता है, NaCl। तो आधा सोडियम होता है, आधा क्लोराइड होता है। तो जस्ट जो 5 ग्राम में Na भी है और Cl भी, आधा सोडियम और आधा Cl है। तो केवल यहाँ पे क्या पूछा जाए, सोडियम कितना लेना चाहिए, कितना डेली रिकमेंडेशन होता है सोडियम का अकॉर्डिंग टू WHO। तो ध्यान रखना, तो ये 5 ग्राम है तो इसका जस्ट आधा, तो कितना हो जाएगा डियर, 2.5 ग्राम पर डे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखो mg में बदल दो, तो इसको 1000 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 2500 mg पर डे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो mg में पूछे तो आपको क्या करना है, 1000 से सीधा सीधा गुणा कर देना। तो लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2500 mg से कम जो है सोडियम पर डे पर्सन को लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, अगर एक ऐसा पर्सन जिसको हाइपरटेंशन नहीं है। दूसरी तरफ बात करते हैं, WHO कहता है कि हाइपरटेंशन वाले पर्सन के लिए सोल्ट इंटेक कितना होना चाहिए।
यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको लेस देन 2.4 ग्राम पर डे। यस डियर, तो उसको सोल्ट कितना लेना है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल पर्सन को 5 ग्राम, जबकि जिसको हाइपरटेंशन है, बीपी जिसका ज्यादा है, उसको कितना लेना चाहिए, लेस देन 2.4 ग्राम उसको सॉल्ट लेना चाहिए। अब इसी पर्सन को, हाइपरटेंशन वाले पर्सन को अगर सोडियम का अमाउंट पूछा जाए, यस डियर, तो सोडियम उसको कितना लेना चाहिए, तो अपन को पता है इसमें NaCl होता है, तो आधा सोडियम आधा क्लोराइड, तो इस 2.4 का आधा तो कितना हो जाएगा, लेस देन 1.2 ग्राम पर डे। और 1.2 ग्राम को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1200 mg मिलीग्राम पर डे। तो थोड़ा सा यूनिट का कन्वर्जन भी आप लोगों को ध्यान रखना है माइंड के अंदर। तो ये तो हो गया नॉर्मल पर्सन का सॉल्ट इनटेक, और ये किसका हो गया डियर, तो इसको अगर कोई फॉलो करेगा नॉर्मल पर्सन, तो उसको हाइपरटेंशन का रिस्क कम हो जाएगा। और अगर हाइपरटेंशन हो चुका है तो उस पर्सन के लिए ये वाली जो है रिकमेंडेशन नहीं लागू होती है। उनके लिए कौन सी रिकमेंडेशन है, लगभग इनकी आधी रिकमेंडेशन यहाँ पे रह जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, सोल्ट इनटेक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डियर। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो क्या फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे इसके लिए, फर्स्ट वन, तो क्या क्या फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, पहले एनलिस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें ACE इनहिबिटर, सेकंड ARB यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, थर्ड बात करते हैं डियर, दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ वन आर बीटा ब्लॉकर, फिफ्थ बात करें, दीज आर वेजोडाइलेटर्स, और सबसे लास्ट बात करें, छठे होते हैं डाईयूरेटिक्स। तो दीज आर फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। तो AC इनहिबिटर में आते हैं जिसके लास्ट में डियर आता है प्रिल, क्या आता है डियर, प्रिल, जैसे कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, एनालाप्रिल। ऐसे ARB इनहिबिटर में आते हैं डियर सार्टन, क्या आता है डियर, सार्टन, जैसे लोसार्टन, वल्सार्टन, टेल्मिसार्टन, इस तरीके की ड्रग्स आती है ARB इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। और ये जो दोनों है, ये जो दोनों कैटेगरी है वो कहाँ पर काम करेगी डियर, RAS मैकेनिज्म पे काम करेगी। कहाँ पे काम करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म को ब्लॉक करने का ये काम करती है डियर। और RAS मैकेनिज्म को डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाकर के जो यूरोलॉजी की MSN है उसमें चेक करना, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, डिटेल से मैंने उसको एक्सप्लेन कर रखा है। और आगे भी अपन एक वीडियो में दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देंगे डियर। नेक्स्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आते हैं, इसके अंदर क्या आते हैं डियर, वेरापामिल, वेरापामिल हो गया, एम्लोडिपिन, सच ड्रग्स और आगे डिस्कस करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं डियर जिसमें LOL आता है, जिसमें क्या आता है डियर, LOL आता है, सच एज प्रोप्रेनोलोल, एटिनोलोल, एसिब्यूटालोल, एस्मोलोल, टीमोलोल, इस तरीके की ड्रग आती है आपके बीटा ब्लॉकर में। आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। वेजोडाइलेटर्स यानी जो ब्लड वेसल को डायलेट करे, तो ब्लड वेसल जब डायलेट हो जाएगी तो बीपी भी क्या हो जाएगा डियर, डाउन हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स को अपन क्या बोलते हैं डियर, सिंपैथोमिमेटिक ब्लॉकर या फिर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। यस, सिंपैथोमिमेटिक मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जैसा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है डियर, बीपी को भी बढ़ाता है, हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं अपन, ब्लॉकर देंगे ताकि जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को क्या कर सके, डाउन डिक्रीज कर सके। दीज आर बीटा ब्लॉकर। वेजोडाइलेटर क्या करेंगे, ब्लड वेसल को डायलेट करने का काम करते हैं, सच एज हाइड्रोलेजिन, मिनोक्सिडिल, नाइट्रोप्रोसाइड, और पढ़ेंगे आगे। और डायरेटिक्स को भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो डायरेटिक्स क्या करती है डियर, इंक्रीज कर देती है, क्या करती है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को ये बढ़ा देती है, जिसकी वजह से बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज
हो जाता है, सच एज रीनल फेलियर के केस में अगर रीनल फेलियर हो तो वो भी एक कारण हो सकता है ना डियर, इसका रीनल स्टेनोसिस हो जाए तो उस केस में यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है डायरेटिक्स। इस तरीके से बीपी को क्या करती है, जो बढ़ा हुआ बीपी था उसको डाउन करने का काम करते हैं। दीज आर ऑल फार्मेकोलॉजिकल कैटेगरीज। अब एक एक को डिस्कस करते हैं अपन थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं डियर, ध्यान रखना, फर्स्ट वन इज एसीई इनहिबिटर। एसीई इनहिबिटर, तो एसी इनहिबिटर का पूरा नाम होता है डियर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। यस डियर, तो ये एक एंजाइम होता है एसी एंजाइम दैट इज सिक्रीटेड बाय लंग्स। कौन सिक्रीट करता है इसको, लंग सिक्रीट करता है। और ये कब काम आता है, आरएएस मैकेनिज्म में। अगर आपने आरएएस मैकेनिज्म नहीं पढ़ी है तो वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो आरएएस मैकेनिज्म के ऊपर ये वर्क करता है डियर। तो इस आरएएस मैकेनिज्म को रोकने के लिए इस एंजाइम को रोकना जरूरी होता है। तो इस एंजाइम को रोकने वाली ड्रग्स कौन सी होती है, एसीई इनहिबिटर। और इनको जनरली प्रिल नाम से स्टार्ट होती है, सच एज कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, ठीक है, इस तरीके एनालाप्रिल, इस तरीके की जिनमें भी प्रिल नाम आता है दीज आर एसीई इनहिबिटर। अब ध्यान रखना यहाँ पे रेमिप्रिल जो होती है, रेमिप्रिल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर फार्माकोलॉजी जब मैं पढ़ाऊंगा कार्डियोवैस्कुलर की तो उसमें ये पूरी ड्रग्स को अपन एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से डियर। अभी थोड़ा ब्रीफली मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल जो पॉइंट है वहां पे डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो रेमिप्रिल ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्यूट हार्ट फेलियर में। और क्रोनिक हार्ट फेलियर में पूछा जाए तो दैट इज डिजोक्सिन। क्रोनिक हार्ट फेलियर में कौन होती है डियर, डिजोक्सिन जो है आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड डियर, सेकंड इज एआरबी। एआरबी का मतलब होता है डियर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। और एंजियोटेंसिन क्या होता है, आरएएस मैकेनिज्म के अंदर बनता है, जो कि बीपी को क्या करने का काम करता है, डिक्रीज करने का सॉरी इंक्रीज करने का काम करता है आरएएस मैकेनिज्म में। तो इस एंजाइम का ब्लॉकर यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के ब्लॉकर्स अपन देंगे तो एंजियोटेंसिन को वहीं पे रोक देगा, जिससे बीपी जो तो बढ़ रहा था वो बीपी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें जो ड्रग आती है दीज आर सार्टन। किस नाम से आती है डियर, सार्टन के नाम से आती है, सच एज यस डियर ओल्मा सार्टन, टेल्मी सार्टन, लोसार्टन, वलसार्टन। इस तरीके की ड्रग आती है डियर एआरबी यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना अपन को, ये होते हैं एआरबी या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। देन नेक्स्ट बात करेंगे अपन डियर, दीज आर थर्ड वन आर, तीसरी जो कैटेगरी होती है दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड प्लस वेजोडायलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं डियर, कैल्शियम चैनल किसके लिए जरूरी है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होते हैं कैल्शियम आयन। और यहाँ पे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं हो पाएगी, फोर्सफुली नहीं हो पाएगी, यानी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जिससे मायोकार्डियम कम कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बीपी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और दूसरा ये वेजोडायलेटर भी होती है। तो ध्यान रखना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर आल्सो वेजोडायलेटर। देन इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं दीज आर वेरापामिल, निफिडिपाइन, निमोडिपिन, एम्लोडिपिन, डिल्टाजेम,
सच एग्जांपल्स आर एग्जांपल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इसमें ध्यान रखना, वेरापामिल जो ड्रग होती है डियर, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एंजाइना पेक्टोरिस, तो ध्यान रखना वेरापामिल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना पढ़ा था मैंने। इट इज आल्सो नोन एज प्रिज्मेटल एंजाइना और आल्सो नोन एज वेजोस्पाज्मिक एंजाइना के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है डियर वेरापामिल। सेकेंड बात करते हैं हम लोग निफेडिपिन के बारे में। तो निफेडिपिन जो होती है इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन रेनॉल्ड डिजीज। रेनॉल्ड्स डिजीज, रेनॉल्ड डिजीज एक डिजीज होती है जो कि मोस्टली फीमेल्स के अंदर होती है, जिसमें कोल्ड या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हाथों पैरों में पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्ट्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से इन हाथों और पैरों के अंदर क्या होगा, नंबनेस हो जाता है, पेलनेस हो जाती है, साइनोसिस डेवलप हो जाता है। तो ये डिजीज डिस्कस करेंगे अपन डिटेल से। तो रेनॉल्ड डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस कौन होती है, निफेडिपिन, या फिर ओवरऑल बात करें तो कौन होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती है डियर। ध्यान रखना निमोडिपिन में, ध्यान रखना इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। इस वजह से अगर हेमरेज हो रहा है कहां पर, ब्रेन के ब्लड वेसल्स में हेमरेज हो रहा है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, निमोडिपिन यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट सेरेब्रल हेमरेज। सेरेब्रल हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए निमोडिपिन अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होती है ये होती है फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव। फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव कौन होती है डियर, तो दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देन थर्ड बात करेंगे अपन, फोर्थ जो कैटेगरी, दीज आर बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर, और बीटा ब्लॉकर जो होती है इन्हें हम लोग एक नाम से जानते हैं, सिंपैथोमिमेटिक एंटागोनिस्ट या इनहिबिटर। तो ध्यान रखना दियर, जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जो कि सिंपैथेटिक रिस्पांस हमें पता है, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बीपी बूस्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो इसलिए सिंपैथेटिक रिसेप्टर बीटा ब्लॉकर को, जो बीटा रिसेप्टर आर सिंपैथेटिक रिसेप्टर, तो इनको ब्लॉक करने वाली मेडिसिन देंगे तो बीपी क्या हो जाएगा डियर, डाउन हो जाता है। तो दीज आर टू टाइप, बीटा 1 ब्लॉकर, यानी बीटा रिसेप्टर कितने टाइप के पाए जाते हैं डियर, 2 टाइप के, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बीटा 2 ब्लॉकर। बीटा 2 ब्लॉकर होते हैं डियर, ध्यान रखना। तो जो बीटा 1 ब्लॉकर है ये होते हैं डियर कार्डियो स्पेसिफिक। बीटा 1 रिसेप्टर है वो क्या होते हैं, कार्डियो स्पेसिफिक होते हैं, नहीं ओनली हार्ट पे वर्क करेंगे, जबकि ये कार्डियो स्पेसिफिक नहीं होते, कार्डियो के साथ में कार्डियो प्लस जीआई प्लस ब्रोंकाई प्लस किडनी, इन सभी पे वर्क करते हैं। दीज आर बीटा रिसेप्टर। तो जब बीटा 2 ब्लॉकर्स देंगे तो इन जगह पे भी वो वर्क करेंगे, यहाँ पर भी वो अफेक्ट करेंगे डियर, ध्यान रखना। तो जो बीटा 1 ब्लॉकर होते हैं डियर, उनके एग्जांपल्स की बात करें अपन, दीज आर कार्डियो स्पेसिफिक। एग्जांपल बात करें, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसिब्यूटालोल, एस्मोलोल। These are example of beta 1 receptor blocker. Then इधर जो एग्जाम्पल आते हैं, these are propranolol, लेबेटालोल। थर्ड बात करते हैं, लेबेटालोल के बाद में अपना आएगा टीमोलोल, सोटोलोल एंड नोडोलोल। These are example of beta 2 receptor blocker. तो टीमोलोल जो होता है ये ध्यान रखना, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्लूकोमा, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है डियर,
यस, टीमोलोल जो है ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना अपन को, ठीक है। अब ध्यान रखना, चूंकि ये वाली जो ड्रग है इन पे भी इफेक्ट डालती है डियर, ध्यान रखना। इस वजह से इन ड्रग को अस्थमा वगैरह के अंदर अगर किसी पेशेंट का रिस्क है तो अवॉइड किया जाता है, जबकि इनको अस्थमा के पेशेंट को भी दिया जा सकता है। इट मीन समझिए, एक पेशेंट है जिसको अस्थमा भी है और हाइपरटेंशन भी है, तो उस केस में ये वाली ड्रग उसको दी जा सकती है, बट ये वाली ड्रग हाइपरटेंशन में अवॉइड करेंगे, क्योंकि अस्थमा को ट्रिगर कर देगी, क्योंकि ब्रोंकाई को क्या करती है, नैरो करने का काम करेगी। बीटा ब्लॉकर नैरो कर देती है ब्रोंकाइज को, क्योंकि ये कार्डियो स्पेसिफिक नहीं, ये कौन सी है, कार्डियो स्पेसिफिक। ये केवल हार्ट पे इफेक्ट डालती है, अदर ऑर्गन पे इफेक्ट नहीं डालती है डियर, ध्यान रखना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हैं आप लोग, माँ से याद रखो, मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसीब्यूटालोल, और साथ लास्ट में एक एस्मोलोल भी आपको याद रखना है। एस्मोलोल का एक पॉइंट ध्यान रखना, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। यस डियर, तो ये दोनों कंडीशन में आगे अपन लोग पढ़ेंगे, डिसरिथमिया के अंदर पढ़ेंगे, एट्रियल डिसरिथमिया के अंदर पढ़ेंगे। एट्रियल फ्लटर का मतलब होता है एट्रिया की बीट होने की स्पीड 250 से 350 हो जाए, और एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है एट्रिया की बीट होने की स्पीड जो है 350 से ज्यादा हो जाए। इसमें जो पी वेव जो होती है, ईसीजी के अंदर पी वेव होती है, वो टूथ लाइक दिखाई देती है। कैसी दिखाई देगी डियर, टूथ लाइक। जबकि एट्रियल फिब्रिलेशन में जो है पी वेव धागे जैसी, थ्रेड लाइक पी वेव दिखाई देती है। तो जब मैं डिसरिथमिया पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल से समझेंगे। अभी इतना याद रखो कि एस्मोलोल इज ड्रग ऑफ चॉइस इन एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये कैटेगरी होती है। तो इसको मा वर्ड से याद रखो इधर वालों को, और इधर वालों को जो याद रखो पल्टन, पल्टन। तो पै से हो जाएगा प्रोप्रेनोल, ले से हो जाएगा लेबेटालोल, टे से हो जाएगा टीमोलोल, और ने से हो जाएगा नोडोलोल। तो दीज आर बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें एक पॉइंट और याद रखना, लेबेटालोल जो होता है आपका, इट इज ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन, इन प्रेगनेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अगर प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है डियर, इट इज लेबेटालोल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस डियर, ध्यान रखना। तो प्रेगनेंसी में अगर बीपी बढ़ा है तो लेबेटालोल इज ड्रग ऑफ चॉइस। दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट बात करते हैं डियर, पांचवा बात करें, पांचवी कैटेगरी इज वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेटर। यस, तो वेजोडाइलेटर क्या करेगी, डायलेट करती है ब्लड वेसल को, डायलेट करेगी किसको, ब्लड वेसल्स को। यस डियर, तो एग्जांपल क्या क्या इसमें आते हैं डियर, ध्यान रखना। एग्जांपल्स आर हाइड्रोलेजिन, मिनोक्सिडिल, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। दीज आर 3 सिस्टमिक वेजोडाइलेटर, जो कि सिस्टमिक बॉडी के अंदर क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन करेंगे। इसके अलावा कोरोनरी वेजोडाइलेटर्स है, जो कल अपन लोगों ने एंजाइना पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था। जैसे हम लोगों ने बात करी थी नाइट्रोग्लिसरीन पढ़ाया था, आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट पढ़ाया था। वो सभी क्या होते हैं, कोरोनरी वेजोडाइलेटर्स होते हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करने का काम करते हैं। बट हाई डोज में वो भी वेजोडाइलेटर की तरह वर्क कर सकते हैं डियर, ध्यान रखना। तो हाइड्रोलिजिन, मिनोक्सिडिल एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब इसमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, यस, फर्स्ट क्वेश्चन पॉइंट, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो दिस इज लेबेटालोल, अभी अपन लोगों ने पढ़ा था लेबेटालोल। यस, दूसरा, ड्रग ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी हाइपरटेंसिव, इमरजेंसी हाइपरटेंशन। यस, आज ही के लेक्चर में हमने इमरजेंसी हाइपरटेंशन पढ़ा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस पढ़ा। तो अगर इमरजेंसी हाइपरटेंशन विद प्रेगनेंसी है, विद प्रेगनेंसी है, तो अपन ड्रग ऑफ चॉइस होती है दैट इज हाइड्रोलेजिन, हाइड्रोलेजिन। ये 3 पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, पूछे जाते हैं अक्सर। थर्ड पूछा जाए, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाए,
यानी बीपी कितना हो जाए 200, ऊपर वाला 200 220 और नीचे वाला जो बीपी है डायस्टोलिक बीपी है वो 120 से ज्यादा हो जाए, उसे हम लोग हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, सॉरी यहाँ पे इमरजेंसी वर्ड गलत लिख दिया मैंने, दैट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इमरजेंसी तो ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ना, दैट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर क्राइसिस हो जाए उस कंडीशन में जो है ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है डियर, इट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ड्रग ऑफ चॉइस होगी हाइपरटेंसिव क्राइसिस के केस में। सो दीज थ्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्मल प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो दैट इज लेवेटालोल, इमरजेंसी हाइपरटेंशन है तो उस टाइम पे क्या देंगे हाइड्रोलेजिन, और बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है क्राइसिस है तो उस टाइम पे क्या देंगे डियर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड देंगे। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होता है डियर, ये क्या होगा डियर, जब भी लाइट के कांटेक्ट में आएगा तो ये किस में बदल जाता है, साइनाइड के अंदर बदल जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो लाइट के संपर्क में, हीट के संपर्क में आते ही किसमें बदल जाती है, साइनाइड में, तो आंसर क्या देना आपको, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसलिए इस ड्रग को जो है सेफली जो है कूल एंड ड्राई प्लेस के अंदर रखना अनिवार्य होता है। अगर इसको कूल एंड ड्राई प्लेस में नहीं रखेंगे तो ये साइनाइड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक तरीके का पॉइजन होता है डियर, ध्यान रखना। तो दीज आर वेजो डायलेटर्स। नेक्स्ट बात करेंगे डियर हम लोग, छठा और लास्ट वाला बात करेंगे, दीज आर डायूरेटिक्स। और डायरेटिक्स क्या करती है डियर, इंक्रीज कर देती है यूरिन आउटपुट को, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा डियर, ध्यान रखना अपन को, ठीक है। जैसे रीनल फेलियर के केस में इनको अपन सजेस्ट किया जा सकता है। तो डायरेटिक्स कितने टाइप के होते हैं, तो इसको एक सिंपल डायग्राम से हम लोग समझने वाले हैं डियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप लोग समझेंगे इसको। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, ये आपकी एफेरेंट आर्टेरियोल्स और ये इफेरेंट आर्टेरियोल्स, देन these are PCT, these are loop of Henle, these are DCT and this is collecting duct। तो ये हमने क्या बनाया डियर, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया है। तो नेफ्रॉन में कौन सी डायरेटिक कहाँ पे काम करती है, बड़े इजी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहली जो होती है ये वर्क करती है आपकी, यस डियर, सबसे पहली जो वर्क करती है वो कहां पर काम करती है, ग्लोमेरुलस पे काम करती है। और ग्लोमेरुलस पे क्या होता है डियर, ड्यू टू ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड यहाँ पे लगातार क्या होता है, ओस्मोसिस के द्वारा क्या होता रहता है, फिल्टर होने का काम करता है। तो ओस्मोसिस की वजह से फिल्टर होता है। तो जो ड्रग ओस्मोसिस को बढ़ा देती है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे डियर, ऑस्मोटिक डायरेटिक। क्या बोलेंगे डियर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, very important। these are weak diuretic, these are weak diuretic। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक अगर आपसे पूछा जाए नेफ्रॉन के किस पार्ट पे काम करती है, तो आपको आंसर क्या देना है, ग्लोमेरुलस पे ये वर्क करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जांपल की बात अपन करें तो एग्जांपल होते हैं इसके डियर, मैनिटोल, ग्लिसरॉल, यस वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो डायरेटिक होती है वो काम करती है आपका कहाँ पे, पीसीटी पे काम करती है। कहाँ पे काम करती है डियर, पीसीटी के ऊपर। इन्हें हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं डियर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसका एग्जांपल एसिटाजोलामाइड होता है। थर्ड, दिस इज लूप ऑफ हेनले, और ये लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग ब्रांच, ये लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग ब्रांच। इसे क्या बोलेंगे डियर, असेंडिंग ब्रांच। और वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग ब्रांच पे कौन काम करता है डियर, तो दीज आर थर्ड, लूप डायूरेटिक, और दीज आर फास्ट डायूरेटिक। ये कैसी होती है डियर, फास्ट डायूरेटिक होती है। ये सबसे स्लो, वीक बोल दो या फिर स्लो डायूरेटिक भी बोल सकते हैं। और बाकी सभी जो है वो क्या होगी, मॉडरेट डायूरेटिक होगी। तो दीज आर फास्ट डायूरेटिक। एग्जांपल लेसिक्स या फिर फ्यूरोसेमाइड,
लेसिक्स या फ्यूरोसेमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि फास्ट या लूप डाययूरेटिक कहलाती है। और ये लूप ऑफ हेनले की किस ब्रांच पे काम करती है डियर? असेंडिंग। किस ब्रांच पे काम करेगी? असेंडिंग ब्रांच के ऊपर ये काम करती है। फोर्थ वन आर दीज आर, जो कि डीसीटी पे काम करती है। ये वाला पार्ट क्या दिया? डीसीटी। ये क्या है? पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल, और दीज आर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। तो जो डीसीटी पे काम करती है, दीज आर थायाजाइड्स। थायाजाइड्स, तो थायाजाइड एग्जांपल क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इस तरीके की ड्रग आती है आपके थायाजाइड्स में। और इनको अपन ट्यूब डायूरेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? ट्यूब डायूरेटिक के नाम से भी बोला जाता है डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मॉडरेट होती है। और सबसे लास्ट होती है आपकी पीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे काम करने वाली, दीज आर पोटेशियम स्पेरिंग डाईयूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डाईयूरेटिक। एग्जांपल स्पाइरोनोलेक्टोन एंड एमिलोराइड, एमिलोराइड, दीज आर पोटेशियम स्पेरिंग डाईयूरेटिक। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में आ जाएंगे आपके स्पाइरोनोलेक्टोन, और दूसरा कौन सा आ जाएगा? एमिलोराइड आ जाते हैं। और ये दोनों ड्रग कहाँ काम करती है डियर? डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर वर्क करने का काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एग्जांपल नहीं लिखा अपन ने, दिस इज एसिटाजोलामाइड, दिस इज एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जांपल फटाफट समझ लेते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक कहाँ काम करती है? ग्लोमेरुलस पे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहाँ काम करती है? पीसीटी पे। लूप डायूरेटिक कहाँ काम करती है डियर? असेंडिंग ब्रांच ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। थायजाइड्स कहाँ पे काम करती है डियर? डीसीटी पे। और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक कहाँ काम करती है डियर? डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे काम करते हैं। एग्जांपल समझते हैं इनको। जैसे ओस्मोटिक डायूरेटिक में ओ पे फोर्स आता है, ओस्मोटिक डायूरेटिक, ऐसे इसके एग्जांपल मैनिटोल एंड ग्लिसरॉल, ओ पे फोकस करना अपन को। ऐसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कि कहाँ पर पाया जाता है? पीसीटी के ऊपर पाया जाता है, और ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो इस एंजाइम को ब्लॉक करने वाली ड्रग क्या कहलाएगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर कहलाएगी। तो ए फॉर एनहाइड्रेज, ए फॉर एसिटाजोलामाइड। ऐसे ही लूप डायूरेटिक, एल फॉर लूप डायूरेटिक, एल फॉर लेसिक्स, एल फॉर लेसिक्स। ऐसे ही टी फॉर थायाजाइड्स और टी फॉर ट्यूब डायूरेटिक। थायाजाइड के एग्जांपल क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ऐसे ही पोटेशियम स्पेरिंग, स्पेरिंग मतलब पोटेशियम को रोकने वाली डायूरेटिक, तो एस से स्पेरिंग, एस से स्पाइरोनोलेक्टोन। तो इस तरीके से अपन इनको याद रख सकते हैं डियर। और इस डायग्राम को माइंड के अंदर रखेंगे तो आप लोग बता पाएंगे कि कौन सी ड्रग किस पार्ट पे जो है वर्क करने का काम करती है, कहाँ पे ये वर्क करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान रखना अपन को। अगर मैं बात करूं किसी पर्सन को, अगर यस माउंटेन की वजह से, माउंटेन के ऊपर जाने की वजह से क्या हो जाता है? आईसीपी इंक्रीज हो जाए, या फिर पल्मोनरी एडिमा हो जाए। अचानक से अगर कोई पर्सन माउंटेन पे चला जाता है, बहुत ज्यादा हाइट 8 से 10,000 फीट के ऊपर चला जाता है, पहाड़ों के ऊपर चला जाता है बाय हेलीकॉप्टर और बाय प्लेन, तो उसमें अचानक से बॉडी में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से उस पर्सन में क्या, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है डियर, ध्यान रखना। और हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर भी कम होता है। तो जो पर्सन, जो नीचे रहने वाले पर्सन, वो हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं तो उनको रिस्क रहता है आईसीपी बढ़ने का और पल्मोनरी एडिमा होने का। तो यहाँ पे इन दोनों ही केसेस के अंदर माउंटेन पे जाने की वजह से, हाई एल्टीट्यूड पे जाने की वजह से ये डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है डियर, दैट इज एसिटाजोलामाइड। वो ड्रग कौन सी होती है डियर? एसिटाजोलामाइड इज ड्रग ऑफ चॉइस। तो ये पॉइंट अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, अगर किसी पर्सन के अंदर आईसीपी इंक्रीज होता है, आईसीपी इंक्रीज होता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस होगी मैनिटोल। ऑलवेज क्या होगी? मैनिटोल। आईसीपी इंक्रीज कब कब हो जाता है? जैसे मेनिंजाइटिस में हो जाता है, हेड इंजरी में हो जाता है, इन केसेस में मैनिटोल अपन दे सकते हैं। बट एक कंडीशन होती है जिसे कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर बोला जाता है, जिसे हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपकी थायाजाइड्स। कौन सी होती है डियर? थायाजाइड्स होती है। इसके अलावा बॉडी में कहीं भी एडिमा हो जाए, जनरल एडिमा हो जाए,
जनरल एडिमा हो जाए, प्लूरल इफ्यूजन हो जाए, या फिर कहीं पर भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा होता है जिसे हम लोग एसाइड्स बोलते हैं, तो वहां पे ऑलवेज क्या यूज करेंगे अपन, लूप डायरेटिक यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें जैसे इस ड्रग का नाम आता है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक, यानी ये पोटेशियम को बॉडी में रोकती है, इसका मतलब बाकी सभी जो बची है इसके अलावा वो पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट करवाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो फास्ट डायरेटिक होती है लूप डायरेटिक, वो जल्दी से यानी फास्ट डायरेटिक है, तो ये सबसे ज्यादा पोटेशियम को लॉस करवाएगी। तो मैं पूछूं रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं पोटेशियम का लेवल कम हो जाना, तो रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया किसमें होता है डियर, लूप डायरेटिक के अंदर रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क ऑफ हाइपोकैलेमिया किसकी वजह से होता है डियर, लूप डायूरेटिक की वजह से होता है। दीज आर डायूरेटिक ड्रग, तो ये सभी फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो जाते हैं। यस डियर, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों ने अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आपको देना है, मैं देखता हूं आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो विच इज द मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, हाई सॉल्ट इंटेक, ओबेसिटी, जेंडर और डायबिटिक मेलाइटस, तो इनमें से जो है कौन सा एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। देखना चाहता हूं कि आप इसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। और इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ने वाले हैं, काफी मैंने पूरा एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है, होप आपको समझ में आया होगा। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डियर नर्सेस टेक ऑनलाइन, इसके अंदर मैं अदर अपडेट्स और पीडीएफ फाइल भी जो है नोट्स की उसके अंदर डालता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। दैट इज, आप लोग अगर लिंक में डिस्क्रिप्शन में फाइंड नहीं कर पाते हैं या लिंक वर्क नहीं करता है कुछ पर्सन के साथ में, तो वहां पे आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इस चैनल को सर्च करें नर्सेस टेक ऑनलाइन, और ये चैनल आपको मिल जाएगा और इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना डियर। दूसरा, यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, और ज्वाइन करने का बेनिफिट होगा आपके प्रायोरिटी कमेंट्स जो भी होंगे उनको मैं वीडियोज के अंदर शामिल करूंगा। और दूसरा ये चीज है कि आप जो है अगर कोई चाहते हैं कि ये टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो आपके लिए लेके आ सकता हूँ डियर। और अपने चैनल का नाम क्या है डियर, नर्सेस टेक ऑनलाइन, और इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, नहीं किया तो बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, और हर वीडियो को लाइक जरूर किया करो। आप लोगों के लिए काफी मेहनत करता हूँ पढ़ाने के लिए, तो इतना सा रिवार्ड तो आपकी तरफ से होना ही चाहिए डियर। और ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इस मोटो के साथ में आज का लेक्चर हम लोग खत्म करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।